नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीरीन। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर और सबसे बड़ी मुलाकात के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत के बाद सीएम योगी पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और पीएम आवास पर करीब 1 घंटे से ये मुलाकात भी जारी है। तो मुलाकात करने के लिए पीएम आवास में मौजूद हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीत के बाद आज पहली बार मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आज सवेरे ही वो पहुंचे हैं दिल्ली और उसके बाद से ही मुलाकातों का दौर जारी है और सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात अभी जारी है। करीब 1 घंटे का समय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की ये बैठक शुरू हुए। तो देखिए, बड़ी मुलाकात कई मायने हो जाते हैं। इसके क्यों है खास, इस पर चर्चा भी लगातार एबीपी न्यूज पर हम कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ सहयोगी नीरज पांडे जो कि पीएम आवास से हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ लिए चलेंगे। संजय त्रिपाठी हमारे साथ हैं और साथ ही इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन नीरज पांडे से सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं क्योंकि 1 घंटा हो चुका है नीरज इस मुलाकात को शुरू हुए। बिल्कुल शीरीन, 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं इस मुलाकात को शुरू हुए, तो इसे औपचारिक मुलाकात तो अब नहीं कह सकते क्योंकि औपचारिक मुलाकात 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की होती है और जब 2 बड़े नेता 1 घंटे तक बैठे हों तो औपचारिक कैसे कही जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है इस मुलाकात में क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सीधी मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। नए चेहरे लाने हैं, कुछ चेहरे जो ऑलरेडी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो, उनकी भूमिका भी तय की जानी है। सरकार कैसे चलेगी इस पर बात होनी है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे किसानों को लेकर जो बात कही हो, चाहे वो जानवरों को लेकर बात, उनको लेकर कैसे सरकार मॉडल तैयार करेगी, कैसे सरकार काम करेगी, इन सब विषयों पर हो, तो निश्चित रूप में आज की ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब एक नई सरकार को नए स्वरूप में आना है। क्योंकि 5 साल जो बीत गया, 5 साल तो आपने निकाल दिया, लेकिन क्या क्या गलतियाँ रही हैं कि उन गलतियों को कैसे ठीक किया जाए, उन सब की समीक्षा भी की जानी है। तो तमाम विषयों पर आज ये बैठक हो रही है और 1 घंटे से ज़्यादा ये समय हो चुका है और अभी माना जा रहा है कि अगले कुछ मिनट तक ये बैठक और चलेगी, यानी कि अगले 30 मिनट तक ये बैठक और चल सकती है। बिल्कुल, तो इस बैठक के कई बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं। इस मुलाकात को अब औपचारिक नहीं कहा जा सकता जाहिर तौर पर, क्योंकि 1 घंटे का वक्त निकल चुका है और अभी आप जैसा बता रहे हैं कि अभी ये और आगे बढ़ सकती है, आधा घंटा हो सकता है कि और आगे खिंच जाए। तो प्रदीप जी, अब औपचारिकताएं तो खत्म हो गई, अब बात ये हो रही होगी कि उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार का स्वरूप क्या हो। नहीं, देखिए शीरीन, ये बात केवल सरकार के स्वरूप पर नहीं है और मुझे लगता है सरकार के स्वरूप पर इसमें चर्चा भी नहीं होती, सिवाय इसके कि डिप्टी सीएम हो या ना हो, ये जो सैद्धांतिक फैसला है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी प्रधानमंत्री से बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है, एक बात। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोरोना के दौरान से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ के लिए कवच बनकर खड़े रहे। ये पार्टी के अंदर के जो इक्वेशंस है, वो जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है इस बैठक में उनके निराकरण और वो समस्या है क्या, किन लोगों के कारण ये जो मैंडेट आया है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ इससे संतुष्ट होंगे। जिस तरह का माहौल था, सीटें और ज्यादा आनी चाहिए, तो उन पर भी चर्चा हो कि किन वजहों से, किन मुद्दों के कारण और किन लोगों के कारण ये हुआ। तो मुझे लगता है ये बात बड़ी विस्तार में हो रही है। इससे पहले भी जो है प्रधानमंत्री पिछले 1-1.5 साल से लगातार प्रयास करते रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को जो है प्रमोट किया जाए, उनकी पर्सनैलिटी को प्रमोट किया जाए, केवल सरकार को नहीं। और इस तरह का, जिस तरह का दोनों में आपस में विश्वास है, कोई समस्या होती है, कोई संकट होता है तो सीधे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से बात करते हैं और प्रधानमंत्री के पास उनकी हर समस्या का हल होता है। तो ये बैठक जो है वो उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति को तय करने के लिए है। उत्तर प्रदेश में दूसरी जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनके हल के लिए है। मंत्रिमंडल का गठन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो तो सामाजिक समीकरण के आधार पर और विधायकों की योग्यता के आधार पर तय होगा। लेकिन जो है
वो अलग बैठक में होगा, जो नीरज पहले बात कह रहे थे। इस बैठक में उसका कोई मतलब नहीं है। बड़े मुद्दों पर यहाँ चर्चा हो रही है। ऐसा कि ये सिर्फ मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा इस पर नहीं, बल्कि ये यहाँ पर इन दोनों नेताओं की बातचीत बहुत आगे तक हो सकती है, यानी कि इसमें 2024 को लेकर भी रणनीति तय हो सकती है। योगी का कद और उनकी पर्सनालिटी को कैसे आगे बढ़ा और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तमाम मुद्दे हो सकते हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर बता देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी दिल्ली में ही रहेंगे। आज सुबह सवेरे वो पहुंचे और मुलाकात एक के बाद एक हो रही है और कल भी दिल्ली में ही रहेंगे योगी आदित्यनाथ, यानी कि कल और आज कम से कम 2 दिन वो दिल्ली में और मुलाकात एक के बाद एक, क्योंकि आज सुबह सवेरे से ही वो कई मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई और अब महत्वपूर्ण मुलाकात, जो कि बीते 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, चल रही है अभी भी। ठीक है, अब संजय त्रिपाठी के पास चलते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो दिल्ली में है लेकिन वहां पर भी बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है। संजय, जल्दी से बताइए, फिलहाल वहां क्या कुछ आप सुगबुगाहट देख रहे हैं, क्या कुछ चर्चाएं हैं वहां भी? देखिए, यहाँ भी चर्चाएं कुछ वैसी ही हैं कि यहाँ जो मंत्रिमंडल का साइज होगा वो किस तरह होगा, कब विस्तार होगा, कब शपथ ग्रहण होगा, इस तरह के तमाम सवाल हैं। लेकिन जैसा कि वरिष्ठ सहयोगी नीरज पांडे ये बता रहे थे कि 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की मुलाकात का। एक बात श्रीन आप समझे कि 37 साल बाद ये मौका आया है जब उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हुई है। और जो भी सरकारें आई हैं, आप 2007 की बात कर ले, जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने कोशिश की कि हम मुलायम सिंह यादव से ज़्यादा बेहतर काम किस तरह कर सकते हैं। 2012 में जब अखिलेश यादव बने तो उन्होंने सोचा कि हम मायावती से बेहतर क्या काम करें। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने सोचा कि अखिलेश यादव से बेहतर क्या काम करें। लेकिन 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रिपीट हुई है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहली सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर काम करना है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली होंगी और निश्चित रूप से जब 1 घंटे का वक्त बीत चुका है तो औपचारिकता तो 2-4-5 मिनट की होती है, लेकिन 1 घंटे में ये सारी चर्चाएं हुई होंगी कि कौन सा काम ऐसा है जिसको आगे बढ़ाना है और कहाँ तक ले जाना है, कौन सी नई योजनाएं लानी है, संगठन को किस तरह सहयोग करना है, सरकार में किस तरह के काम किए जाने हैं। तो बहुत सारे विषय हैं। तो अब ये मान के चलें कि इन्हीं सारे विषयों से जुड़े हुए सवाल पर भी, उन चर्चाओं पर भी, उस मुलाकात के निष्कर्षों पर भी लखनऊ की नज़रें टिकी हुई हैं। यहाँ भी संगठन के जो लोग हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार जो योगी 1.0 है उससे जुड़े हुए जो मंत्री हैं, उनकी नज़रें हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या बात हुई होगी, किन के बारे में बात हुई होगी। ये हो सकता है जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, डिप्टी सीएम, इस तरह के विषयों पर चर्चा हुई हो, लेकिन माना ये जा रहा कि जब इतनी लंबी चर्चा हो रही है, इतनी लंबी बैठक हो रही है, तो निश्चित रूप से इन मुद्दों पर भी कुछ ना कुछ बात हुई होगी। तो इस तरह की तमाम विषय हैं जो आपस में नेता एक दूसरे से, मंत्री एक दूसरे से और विधायक एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं श्री। जाहिर तौर पर, और देखिए इसीलिए कहा भी जाता है ना कि अगर दिल्ली का रास्ता कहीं से होकर गुजरता है तो वो यूपी के रास्ते होकर गुजरता है, और इस रास्ते के कांटे किस तरीके से दूर किया जाए, इस राह को सुगम कैसे बनाई जाए, ये भी तमाम बातें आज हो रही होंगी शायद नीरज इस बैठक में। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हो रही होंगी, लेकिन मैं प्रदीप जी से बिल्कुल सहमत हूं कि ये मुलाकात सिर्फ केवल संगठन और सरकार के स्वरूप को लेकर नहीं है, बल्कि ये बैठक योगी आदित्यनाथ के भावी भविष्य को लेकर भी है कि योगी आदित्यनाथ का अगला रोल क्या होगा, कैसे वो अपनी सरकार को शेप देंगे, कैसे वो अपनी इमेज को बिल्डअप करेंगे और बेहतर इमेज। निश्चित रूप में योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत ईमानदार, बहुत कर्तव्यनिष्ठ, बहुत काम करने वाले नेता के रूप में उभरी है और उन्होंने इसको साबित भी किया, चरितार्थ भी किया है। पिछले 5 वर्षों में बिना किसी दाग के उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सरकार चलाई है, एक समन्वय के साथ उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन अब इसके बाद क्या, कैसे सरकार को और आगे ले जाया जाए, क्योंकि सरकार को एक मैंडेट मिला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके 5 साल के कामकाज के आकलन के आधार पर आपको एक मैंडेट दिया है और बड़ा मैंडेट दिया है। भले आप पिछला रिकॉर्ड आप दोहरा नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा मैंडेट दिया। इस मैंडेट को कैसे और सस्टेन करना है, कैसे आगे ले जाना है, ताकि जब 2024 में आप इसी फेस के साथ जाएंगे, क्योंकि जब 2024 में आप चुनाव लड़ने जाएंगे तब भी उस समय फेस नरेंद्र मोदी होगा, योगी आदित्यनाथ ही होंगे जो लोगों के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे। तो उस समय आप किस फोर्स के साथ, किस जज्बे के साथ जाते हैं, इसकी लाइन तय हो रही होगी। कैसे आप अपनी इमेज और ऊपर ले जाएं ताकि जो आपकी इमेज है वो लोगों में इस तरह से आए, इस तरह से सरकार का कामकाज हो
सरकार की छवि ऐसी बने कि लोग हाथों हाथ आपको लें। और सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के पास यही होगा कि 2024 में वो अपने 2014 और 2019 के जो ट्रेंड को बरकरार रखे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है और भारतीय जनता पार्टी का टास्क भी है। तो नरेंद्र मोदी और उसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच की ये जो बैठक है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है श्रीन। बिल्कुल, और इसीलिए इसके मायने भी कहीं निकल रहे हैं जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। प्रदीप जी, आप तो बारीकी से इसका विश्लेषण भी कर रहे होंगे। हम जैसा नीरज कह रहे हैं कि अब बात इसको लेकर भी होगी कि अब आगे क्या। आपने कहा कि योगी की पर्सनालिटी क्योंकि अब उत्तर प्रदेश से बाहर बहुत बड़ी हो चुकी है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है आगे क्या? नहीं, आगे देखिए, ऐसा है कि ये इस चुनाव में जीत के बाद से ही ऐसा सवाल नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग प्रदेशों के चुनाव विधानसभा के होते रहे हैं, तो मुख्यमंत्रियों में केवल योगी आदित्यनाथ हैं जिनको पार्टी चुनाव प्रचार के लिए भेजती रही। तो वो भूमिका उनकी और बढ़ेगी। लेकिन मेरा मानना है कि उसकी बात आज नहीं हो रही। आज बात जो हो रही है वो केंद्रित है उत्तर प्रदेश पर। उसमें सरकार की भी बात है, संगठन की बात, उसमें क्या समस्याएं आई। देखिए, हार की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी बड़ी निर्ममता से करती है। अकेली पार्टी है जो इस तरह से करती है और उसके बाद फैसले लेती है, उनको लागू करती है। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार इस जीत की समीक्षा हो, ये जीत इससे बड़ी हो सकती थी क्यों नहीं, उस पर बात होगी। किसकी उसमें क्या भूमिका रही, किसने जो है उसको जो दायित्व दिया गया था उसका पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया, कहां कमी रह गई। और चूंकि सिर्फ 2 साल बचे हैं लोकसभा के चुनाव में, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी कमियां हैं, जो इस चुनाव में समस्याएं पैदा हुई, उनको ठीक करना जरूरी है और आज से अभी से ठीक करना जरूरी है। बीजेपी ऐसे चुनाव नहीं लड़ती कि चुनाव आएगा तो उसके 3 महीने पहले, 6 महीने पहले हम तैयारी शुरू करेंगे। और आपने देखा ही है, उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के चुनाव प्रचार पर ही कहिए एक तरह से दौरे पर गए, लेकिन वो चुनाव प्रचार की शुरुआत है। उससे पहले 8 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री त्रिपुरा का दौरा कर चुके हैं। तो पार्टी अगले इलेक्शन के मोड में अभी से आ गई। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। 80 सीटें आती हैं वहां से लोकसभा की। पिछले चुनाव में 64 मिली थी, 62+2, उससे पहले 73 मिली थी, 71+2। बीजेपी की कोशिश होगी इसको बढ़ाने की। तो बढ़ाने के लिए जरूरी है कि घर में जो समस्याएं उनको दुरुस्त किया जाए। सही कह रहे हैं आप, घर में जो समस्या है उसे दुरुस्त किया जाए। और ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर उत्तर प्रदेश योगी 2.0 में जरूर होगी। संजय, यहाँ पर जिस तरह से प्रदीप जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे और ये कह रहे हैं कि देखिए, भले ही एक ऐतिहासिक जीत हम इसे कह रहे हों, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि 2017 के मुकाबले तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बीजेपी का गिरा है और इस पर भी विचार विमर्श जरूर पार्टी के भीतर हो रहा होगा। निश्चित रूप से हो रहा है शिरीन, हो नहीं रहा होगा, हो रहा है। और 2017 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो आप ध्यान करिए कि सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसकी नाकामियों पर, कानून व्यवस्था पर, ऐसे कई सारे मुद्दों पर, भ्रष्टाचार पर, इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया था और वोट मांगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया था। लेकिन अब जब 2022 का मौका आया, जब भारतीय जनता पार्टी के 5 साल पूरे कार्यकाल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो सरकार की उपलब्धियों पर, सरकार की योजनाओं पर, कानून व्यवस्था पर, कई मुद्दों पर वोट मांगा गया। प्रधानमंत्री का चेहरा इस बार भी साथ था, लेकिन एक चेहरा और साथ में था, उत्तर प्रदेश के 5 साल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके बावजूद डबल इंजन की बात जैसी कही जाती है, ये पूरा डबल इंजन लगा, लेकिन पिछली बार के मुकाबले सीटें कम आई। ये अलग बात है कि बहुमत से सरकार बनी, बहुत अच्छी स्थिति में प्रचंड बहुमत के साथ चीज़ें आई, लेकिन वो बहुमत नहीं पा सकी जो पिछले 2017 के चुनाव में मिला था। तो निश्चित रूप से जो कमजोरी रह गई है, जब लगभग मान के चलिए कि 50 सीटों पर, तो वो कहाँ कमी रह गई, संगठन के लिहाज से क्या दिक्कतें थी,
क्यों नहीं मतदान का जो प्रतिशत था उसको बहुत बढ़ाया जा सका। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी, सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर के चर्चा होगी, तमाम जो जिन मुद्दों को लेकर नाराज़गी लोगों में रही है, चाहे वो आवारा पशुओं से जुड़ी हुई हो, गन्ना किसानों के भुगतान से जुड़ी हुई हो, इस तरह की जो मुद्दे हैं जिनको विपक्ष ने उठाया भी इस पूरे चुनाव में, तो इन्हें कैसे दूर किया जाए, इस तरह की तमाम चीज़ों पर मंथन निश्चित रूप से हो रहा होगा। क्योंकि अब 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है, तो अब 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका चुनावी रथ कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। श्रेणी जाहिर तौर पर देखिए मंथन इसीलिए लखनऊ भी हो रहा है और दिल्ली में तो हम देख ही रहे हैं, और कल भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ही रहेंगे। घंटे भर से देखिए मोदी योगी में इस वक्त चर्चा चल रही है, जिसमें यूपी मंत्रिमंडल पर भी चर्चा होगी। अभी सियासी हलकों में किन किन नाम पर मंत्री के तौर पर चर्चा हो रही है, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, आपको दिखाते हैं। 10 मार्च को जनता ने तय कर दिया कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी है, कप्तान तय है और अब चर्चा टीम योगी पर शिफ्ट हो गई। क्या योगी कैबिनेट नए रंग रूप में नजर आएगी या पुराने चेहरों पर फिर दांव खेला जाएगा? बीजेपी के गलियारों से जो खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं, उसमें कैबिनेट की तस्वीर में नए कलेवर और पुराने तेवर दोनों नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात डिप्टी सीएम पद पर, क्योंकि चुनाव में बीजेपी जीत के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार पर भी चर्चा जमकर हुई। लेकिन चुनावी हार के बाद भी बीजेपी में मौर्य की सियासी ताकत कम नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक 2024 में जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बना सकती है। केशव प्रसाद मौर्य योगी सरकार के पहले कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे। 2017 में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए यूपी में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाई। यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है। यूपी में फिर से सत्ता रिटर्न का क्रेडिट प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी जाता है और अब पार्टी डिप्टी सीएम के पद के जरिए उनकी मेहनत का रिवॉर्ड दे सकती है। स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष यूपी में सत्ता वापसी कराई। वो प्रभावी कुर्मी समुदाय से आते हैं। महिला वोटर इस बार बीजेपी पर खासी मेहरबान रही। पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में इस बात का खास जिक्र किया और अब डिप्टी सीएम पद के जरिए भी बड़े पद पर महिला को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। और इस दौड़ में बेबी रानी मौर्य फिट बैठती हैं, क्योंकि उनकी ताजपोशी से बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध सकती है। बेबी रानी मौर्य जाटा समुदाय से आती हैं। यूपी बीजेपी की बड़ी महिला चेहरा है। उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से डिप्टी सीएम के पद से दिनेश शर्मा की छुट्टी भी तय मानी जा रही है और उनकी जगह दूसरे ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक की बतौर डिप्टी सीएम एंट्री हो सकती है। ब्रजेश पाठक योगी सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं। वो बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। लोकसभा राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। वहीं बात मंत्रियों की हो तो कई पुराने चेहरों पर विश्वास कायम दिख रहा है और नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक कन्नौज से विधायक असीम अरुण, बलिया से विधायक दयाशंकर सिंह और नोएडा से विधायक पंकज सिंह को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं पिछली कैबिनेट के चेहरे सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा की भी वापसी तय मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से योगी कैबिनेट का ट्रेलर तो आ चुका है, पर पूरी पिक्चर क्या होगी इसका इंतजार बाकी है। तो देखिए तकरीबन 1.25 घंटे का वक्त हो चुका है। पिछले 1.25 घंटे से मोदी और योगी में मुलाकात जारी है। पीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। कई मुद्दों को लेकर इस वक्त चर्चा लगातार जारी है और अभी कुछ और आगे भी खिंच सकती है, क्योंकि महत्वपूर्ण है जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं योगी आदित्यनाथ और बीते 1.25 घंटे से ये मुलाकात इसी तरीके से जारी है। इस पर जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए लखनऊ में भी चर्चा जोरों शोरों से, क्योंकि वहां पर अब मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या हो सकता है, कौन कौन शामिल हो सकते हैं, किन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है या फिर कुछ और जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसको लेकर चर्चा गर्म है। सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से संजय त्रिपाठी आपका, क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर चर्चाएं गर्म है कि
कुछ इस बार पद बढ़ाए भी जा सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो मौजूदा डिप्टी सीएम है उनमें से किसी एक का नाम बाहर भी हो सकता है। क्या फिलहाल अपडेट है इसको लेकर? देखिए, जातीय समीकरण साधने के लिए डिप्टी सीएम के पद की व्यवस्था थी। इसका दर्जा जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है, उससे अधिक कुछ नहीं होता। बस ये ओबलाइज करने वाली बात है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में अभी तक 2 डिप्टी सीएम थे, जिसमें केशव मौर्य चुनाव हार गए हैं और दिनेश शर्मा चूंकि एमएलसी हैं इस बार चुनाव मैदान में नहीं गए थे। अब ये दोनों चेहरे, चूंकि केशव मौर्य चुनाव हार गए हैं, तो ऐसे में उनको बड़ा पद दिया जा सकता है, भले वो सरकार में रखा जाए या फिर संगठन में दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं, ये सारी चर्चाएं कयास और उन पर जो सूत्रों के आधार पर जानकारी है उस पर मैं श्रीन आपको बता रहा हूँ। जो ब्राह्मण चेहरा, चूंकि इस बार ये चर्चा बड़ी आम रही कि भाजपा सरकार से, योगी सरकार से ब्राह्मणों की कुछ नाराजगी रही, तो इस बार 2024 ये सारी तैयारियां जो होंगी, पहला जो उसकी परीक्षा होगी 2024 का लोकसभा चुनाव होगी। तो ये जो ब्राह्मण एक डिप्टी सीएम बनाए जाने का की बात कही जा रही है, उस पर इस बार जो नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है वो जो मौजूदा कानून मंत्री ब्रजेश पाठक है उनका लिया जा रहा है। दिनेश शर्मा को कहीं और किसी दूसरे पद पर एडजस्ट करने की बात चल रही है। केशव मौर्य को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जो विधान परिषद सदस्य बना करके उनको ये पद दिया जा सकता है। इसके अलावा दलित वोटों के लिए बेबी रानी मौर्य का भी नाम चल रहा है, चूँकि आगरा की रहने वाली हैं और जाटव समाज से आती हैं। बड़ा वोट बैंक है, मायावती का एक छत्र वोट बैंक माना जाता है, उस पर राज रहता है मायावती का जाटव वोट बैंक पर। तो बेबी रानी मौर्य का भी नाम चल रहा है। तो इस तरह से 4-5 नाम हैं जिनकी चर्चा है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। बाकी कई सारे क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण के आधार पर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्रियों के कई सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन जब तक संगठन इस पर मुहर न लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा, क्या निर्णय होगा, क्या चर्चा चल रही है, इसको बहुत स्पष्ट नहीं कहा सकता है। सूत्रों के आधार पर जो जानकारी मिलती है कई बार वो कहीं ना कहीं विफल साबित होती है, जब तक ऑथेंटिक पूरी तरह से कोई प्रवक्ता या उनके जो अधिकारी। संजय, आप भी नजर रखिएगा इन खबरों पर, जैसे ही कोई अपडेट होता है, कोई नई जानकारी होती है, सबसे पहले पहुंचाएगा। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीरीन। देखिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर 1.5 घंटे से मोदी और योगी की मुलाकात जारी है और इस बैठक में नई सरकार के गठन से लेकर चुनावी वादे पूरे करने जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। तो ये योगी आदित्यनाथ जो कि दिल्ली आज सुबह ही पहुंचे हैं और तब से ही मुलाकात लगातार कर रहे हैं और अभी बीते 1.5 घंटे से ये अहम मुलाकात जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की पीएम आवास पर। यह बैठक हो रही है बीते 1.5 घंटे से और आगे अभी और भी ये लंबी खिंच सकती है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा जारी है दोनों ही नेताओं के बीच। सीधे रुक कर लेते हैं, नीरज पांडे पीएम आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कोई ताजा अपडेट? 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटे से बातचीत जारी है दोनों नेताओं के बीच। देखिए, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। ताज़ा अपडेट सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री आवास पे दोनों बड़े नेताओं की बैठक चल रही है और ये बैठक अभी आधे घंटे और चलने वाली है, यानी कि माना जा रहा है ये 7 बजे तक बैठक चलेगी। 7 बजे के बाद ही कुछ हो सकता है, या ये कहें कि जब 2 बड़े नेता बातचीत कर रहे होते हैं बहुत सारे विषय आ जाते हैं और ऐसे लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि समय की कोई पाबंदी नहीं है। प्रधानमंत्री अगर किसी को समय दे रहे हैं और किसी के साथ चर्चा कर रहे हो तो वो आदमी कैसे वहां से उठ सकता है। तो मुख्यमंत्री की भी मैं मनोदशा यही समझ रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही 1 घंटे का समय लेकर गए हों अंदर, क्योंकि उनका 6 बजे समय फिक्स था जेपी नड्डा के साथ, तो मान के वो यही चल रहे थे कि 40 मिनट मुलाकात होगी और 20 मिनट में वो यहाँ से निकल कर जेपी नड्डा के घर पहुँच जाएंगे। लेकिन वो 6 बजे की मुलाकात कब खत्म हो गई समझ ही नहीं आ रहा, यानी कि 1.5 घंटे तो यहीं हो चुके हैं। तो ये मुलाकात इसलिए भी आगे बढ़ रही है क्योंकि मुलाकात के लिए जो अपनी तरफ से तो 1 घंटा निर्धारित करके गए थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन प्रधानमंत्री उनको समय दे रहे हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं गंभीर चर्चाएं हो रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर हो, कमियों को लेकर हो, अच्छाइयों को लेकर हो, भावी भविष्य को लेकर हो, उत्तर प्रदेश में 2024 के या लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की जो बातचीत है उससे अपने आप को योगी आदित्यनाथ अलग नहीं कर पा रहे हैं और ये माना जा रहा है ये बैठक अभी और खिंचने वाली है।
तो नीरज जैसा जानकारी दे रहे हैं कि ये बैठक अभी और लंबी हो सकती है, यानी कि 7 बजे तक भी ये बैठक आगे खिंच सकती है। जो भी अपडेट होगा नीरज के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल देखिए, यूपी की नई सरकार में कन्नौज से जीते असीम अरुण को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है। असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। इनके पिता श्रीराम अरुण यूपी के डीजीपी रहे हैं। आईपीएस से राजनेता बने असीम अरुण से बात की हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई पहली बार विधायक बने हैं, खास तौर से वो जिन्होंने अपने कंधे पर तमगा रखा है और उसके साथ साथ वर्दी पहनी है। असीम अरुण जी कन्नौज से विधायक पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि कानपुर का भौकाल क्या कन्नौज में महक फैला रहा है? कानपुर का भौकाल जो है और कन्नौज की सुगंध दोनों मिल करके हमेशा से काम करते रहे हैं बहुत अच्छे से, और मुझे पूरा विश्वास है कानपुर और उससे पहले का जो अनुभव है उसको मैं कन्नौज में अब प्रयोग करने की कोशिश करूंगा सबके साथ मिल करके। और हमारे मतदाताओं ने, हमारे नागरिकों ने जो विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी पे और मुझ पे एक प्रत्याशी के रूप में, तो अब ज़्यादा बड़ी चुनौती शुरू हुई है कि उस विश्वास को और पूरा करना, कन्नौज के लिए बहुत कुछ अच्छा करना। कि पहले सरकार में किसी और को सर बोलना और खुद को सर सुनना, और अब कुछ और रोल परिवर्तन कुछ हो रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा रोल परिवर्तन है, लेकिन जो परिवर्तन नहीं है वो है मिशन एक ही है। पुलिस में थे या भारतीय जनता पार्टी में है, मिशन क्या है? सुरक्षा, विकास, स्वावलंबन, सबको साथ लेके चलना, कहीं भी होगा। लेकिन पुलिस में एक आदेश पे काम चलता है, एक फोर्स है। अगर हमारा मातहत संतुष्ट नहीं भी तो जाकर के हुक्म की तामील कर देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सभी स्वयंसेवक हैं, तो आदेश नहीं, यहाँ पे अनुरोध पे काम चलता है। और ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अनुरोध पे जब काम होता है तो व्यक्ति मन से संतुष्ट होकर पूरे लगन के साथ करता है। सो आदेश और अनुरोध दोनों अपनी जगह सही हैं, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कार्यशैली का। लड़ाई बहुत तगड़ी थी, 6-7 हज़ार वोट का मार्जिन, दिल की धड़कन बढ़ी थी। मुझे हाँ बिल्कुल, शुरुआत में मुझे लगता था कि जीत मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मात्र 2400 वोट से हम, हमारे चाचा बनवारी लाल जी जो पिछले चुनाव में पीछे रह गए थे। लेकिन जब मैं उसमें उतरा, मैंने देखा पूरा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये चुनौती बहुत मुश्किल है। और चुनाव की दौड़ जो है वो ऐसी दौड़ है कि उसमें आप सीटी बजाती दौड़ना शुरू कर देते हैं और पता नहीं चलता कि अंत कहाँ है। तो पूरी ऊर्जा के साथ आपको दौड़ते रहना है, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग कैंपेन में पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि आप दौड़ते रहना है। और उसका रिजल्ट भी आएगा 20 दिन बाद जा करके, तो वो 20 दिन भी बड़े चिंता वाले होते हैं। लेकिन 10 मार्च को जो काउंटिंग हुई, मतगणना हुई, उसमें सौभाग्य से हम लोग 6000 मतों से भारतीय जनता पार्टी नए प्रत्याशी के रूप में आगे रहे। लेकिन मेरे जो अनुभवी साथी हैं वो मुझे बोलते हैं कि 6000 का मार्जिन भी कन्नौज सदर सीट के लिए कम नहीं है, और ये बड़ा परिवर्तन है। हम लोग 20 साल बाद 4 चुनाव के बाद में इस सीट पे विजयी हुए हैं, और उसके लिए बहुत आभार सभी अपने मतदाताओं का। आप होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं। विधायक पद की शपथ के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है? जी, जो मूल सिद्धांत हैं वो तो स्पष्ट हैं, और शपथ अभी मुझे मिली नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको याद करके जाऊँ, जिससे कि मुझे बार बार नीचे ना देखना पड़े। एक अच्छे विद्यार्थी की तरह मैं शपथ ठीक से ले पाऊँ। मंत्री पद की भी शपथ का कितना भरोसा है? बड़ी चर्चा है आपके नाम की। देखिए, चर्चाओं पे तो चर्चा ज़रूर कर लेनी चाहिए। 8 जनवरी को जब मैंने एक चर्चा शुरू की अपने VRS की, तो सब लोग चौंक गए थे, लेकिन चर्चाओं का इतना ही महत्व होता है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक बिल्कुल नया जीवन दिया, एक नया रूप दिया। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने पुलिस के कैरियर से 28 साल के, और अब एक आगे का एक राजनीतिक कैरियर, लोक सेवा कैरियर में देख रहा हूँ। इसमें अभी पहला टास्क मुझे मिला था, जो कि अब मुझे समझ में आया कि काफ़ी कठिन टास्क था कन्नौज का, वो पूरा हुआ ईश्वर की कृपा से। आगे जो टास्क मिलेगा, हर टास्क पूरा करूँगा। तो आपने असीम अरुण के साथ ये मुलाकात सुनी, जो कि हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल उनसे बातचीत कर रही थी, और वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से कम जरूर लेकिन एक बड़ी जीत उनके लिए इस चुनावों में रही, क्योंकि कन्नौज से पहली बार वो विधायक का चुनाव जीत कर आ रहे हैं। और देखिए, इसी बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह से मुलाकात की। एक बड़ी खबर मिल रही है। मुलाकात के दौरान अखिलेश की मुलायम ने जमकर तारीफ की और कहा, बहुत अच्छा चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें हैं। इस मौके पर मुलायम सिंह बार बार यही बोलते रहे, बहुत अच्छा लड़े अखिलेश। तो अखिलेश यादव
की चुनावों में परफॉर्मेंस को लेकर तारीफ करते हुए नजर आए पिता मुलायम सिंह। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कार्यालय पहुंचे और कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपने बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया। और बताया जा रहा है कि बार बार वो इस मौके पर यही बोलते रहे कि बहुत अच्छा लड़े अखिलेश। चुनावों में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ उन्होंने की, जिस तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे रहे अखिलेश यादव। हालांकि उसका नतीजा भले ही जीत के तौर पर ना मिला हो, लेकिन दूसरी तरफ आज पिता से आशीर्वाद मिला अपने ही समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें, एक तरफ पिता पुत्र मुलायम अखिलेश की मुलाकात, दूसरी तरफ 1.5 घंटे से चल रही दिल्ली में मुलाकात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में हो रही है। तो जो तस्वीर आप पहली देख रहे हैं वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हार के बाद पहली बार ये तस्वीरें सामने आई हैं जब पिता और पुत्र यानी कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव आमने सामने थे, बातचीत कर रहे थे और आशीर्वाद देते हुए नजर आए और बार बार एक बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत अच्छा लड़े आप चुनाव। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय का रुख कर लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं इन तस्वीरों पर। संजय, दिलचस्प तस्वीरें हैं, पिता के तौर पर भी और एक संरक्षक के तौर पर भी मुलायम सिंह यादव कार्यालय पहुंचे, अखिलेश यादव का उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए भी नजर आए, उनको आशीर्वाद भी दिया। बिल्कुल शिरीन, देखिए ये जो पूरा चुनाव था ना, वो भारतीय जनता पार्टी के एक से एक बड़े योद्धा उस चुनाव में कूदे थे और अखिलेश यादव दूसरी तरफ से अकेले थे। विपक्ष में अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा था तो अखिलेश यादव का, और बहुत मजबूती से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और कई सीटों पर बड़ी कड़ी टक्कर भी रही है। और अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो जिस तरह से मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं बार बार कि बहुत अच्छा लड़े, 2017 के मुकाबले अगर देखेंगे ना तो सीटों का जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी का दुगने से भी ज़्यादा हो गया। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जो सीटें हैं उनकी संख्या दुगने से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये ऐसे में मुलायम सिंह यादव चूँकि धरती पुत्र कहे जाते हैं, बड़े नेता है, नेताजी कहा भी जाता है उनको, तो अगर वो अखिलेश यादव से बात कह रहे हैं बहुत अच्छा लड़े तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं थी अखिलेश यादव की कि इस तरह की जो स्थिति बनेगी, क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि 250 प्लस सीटें उनकी आ रही हैं। लगातार उनके नेता ये दावा भी करते थे कि नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब जो मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात है वो नेताजी अपने बेटे अखिलेश यादव से करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन, अच्छा, और भी कोई जानकारी मिली है क्या संजय? वहां से जब पहुंचे तो बातचीत हुई, कोई और भी कार्यक्रम वहां पर हुआ या कोई और डिटेल ऐसी इससे जुड़ी हुई? देखिए जिस तरह की आज बैठक योगी आदित्यनाथ दिल्ली में कर रहे हैं, शिरीन लगभग वैसी ही बैठक आज नेताजी ने जाकर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में करी। चुनावों के नतीजे आने के बाद में पहली बार ये मौका था जब मुलायम सिंह यादव पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे और वहाँ अखिलेश यादव समेत तमाम जो समाजवादी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात की और उन्होंने वहाँ चर्चा की और मंथन किया। कुछ समय तक बैठे और मंथन किया कि हार के कारण क्या रहे, कहाँ कहाँ दिक्कतें पेश आईं, किन बिंदुओं पर जो बयान दिए गए उनका उलट रिएक्शन आया, इस तरह के तमाम चर्चाएं हुई हैं। और बिल्कुल, और उसके बाद में ये हार भले ही हुई हो, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर अपने बेटे का, अपनी पार्टी का, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। और अखिलेश और मुलायम की बातचीत तो इस तरफ लखनऊ में, लेकिन दूसरी तरफ हम एक बार फिर से लखनऊ नीरज का रुख करते हैं। पीएम आवास पर हमारे साथ मौजूद है नीरज। वहां भी महत्वपूर्ण बैठक पिछले 1.5 घंटे से, कोई जानकारी है क्या? और बिल्कुल शरीर में आपको बता दूं कि हलचल बढ़ गई है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक समाप्त हो गई। ये देखिए सिक्योरिटी की गाड़ियां लग गई हैं। अब प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल मुख्य गेट जहां से योगी आदित्यनाथ को निकलना है, इस गेट के दोनों तरफ गाड़ियां लग गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो उत्तर प्रदेश सरकार की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां लग गई। अब ये माना जा रहा है अगले 1 मिनट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकलेंगी। तो ये बिल्कुल तय हो गया कि बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी ब्रेकिंग है कि प्रधानमंत्री आवास पे जो पिछले 1.25 घंटे से जो चल रही बैठक थी वो समाप्त हो गई है। और योगी आदित्यनाथ की गाड़ी आपको देख सकती हैं गेट के सामने। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री, उनकी गाड़ी आ गई है और अब वो निकलने वाली है। और अब यहाँ से वो सीधे
जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह के आवास, जहां 7 बजे उनकी बैठक पहले से ही प्रस्तावित है। तो प्रधानमंत्री आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलते हुए और उनकी गाड़ी निकल रही है। 1.25 घंटे तक ये बैठक चली। महज 1 घंटे का समय निर्धारित था इस बैठक के लिए, लेकिन ये बैठक 1.25 घंटे तक चली। ये अपने आप में बहुत मायने रखते हैं आज इस बैठक के लिए। और इसी बैठक को कहीं से भी औपचारिक इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 1.25 घंटे कोई 2 बड़े नेता, देश के 2 स्थापित नेता जब 1.25 घंटे बैठते हैं तो वो औपचारिक कैसे हो सकती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी आप देख सकती हैं प्रधानमंत्री आवास से निकल गई है और अब ये काफिला गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाएगा, जहां दूसरी महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। जितनी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के साथ बैठक थी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी गृह मंत्री। ठीक है नीरज, तो देखिए नीरज बड़ी जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई कि ये जो बैठक 1.5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक हो रही थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ जीत के बाद पहली बार उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात कर रहे थे। फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है। करीब 1.25 घंटे तक मोदी योगी की ये बैठक चली है और उसके बाद कई मुद्दों को लेकर उस बैठक में चर्चा हुई होगी, विचार विमर्श हुआ है, उस पर भी हमारी नजर होगी, वो भी जानकारी हम आपको आगे देंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी दे दें कि करीब 1.25 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है, ये मुलाकात हुई है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहां से योगी आदित्यनाथ का ये काफिला पीएम आवास से निकल कर बाहर की तरफ बढ़ चला और तस्वीरों में देखिए आपको साफ दिखाई भी दे रहा होगा योगी आदित्यनाथ इस गाड़ी में सवार होकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए की ये तस्वीरें, जो अब बैठक समाप्त हो चुकी है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जिस बैठक पर निगाह लगातार बनी हुई थी सभी की। देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से तस्वीरें शेयर की गई हैं और उसमें लिखा है कि आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वो राज्य को विकास की ओर अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। तो ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है, जिसमें वो फूलों का गुलदस्ता देते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ऐतिहासिक जीत की बधाई प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को दी है और उसमें वो ये भी इस बात की भी कामना कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, विकास की राह में और आगे बढ़ाएंगे। तो 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर उस काफिले के बाहर निकलते हुए, जो कि योगी आदित्यनाथ का ये काफिला है, जब पीएम आवास से मुलाकात खत्म होने के बाद बाहर की तरफ निकला। और दूसरी तस्वीर में वो तस्वीर जो मुलाकात के दौरान की थी, जिसमें फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी है प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।